शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ कर रही है ईडी। हर दिन 5 घंटे की पूछताछ की जा रही है, लेकिन केजरीवाल ने अब तक ईडी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है और न ही अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देने के पीछे जो कहानी आतिशी मरलेना बाहर सबको बता रही हैं, वही कहानी केजरीवाल ईडी को सुना रहे हैं कि मोबाइल तो 1 साल पुराना है, शराब घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन कहीं दूसरी जगह हैं जो मुझे याद नहीं। इनमें तो चुनाव से संबंधित डेटा है, गठबंधन की बातें हैं, इससे ईडी को क्या लेना देना। लेकिन हकीकत यह है कि इन डिवाइसेस में आम आदमी पार्टी का फंडिंग का सारा डेटा पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता ईडी को बता चुके हैं कि चुनाव खर्च का सारा हिसाब केजरीवाल के पास होता है और उसका प्रबंधन भी वही करते हैं। मतलब कि कहां कितने पैसे भेजे जाने हैं, कहां कितना खर्च करना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के पास होता है। माना जा रहा है कि अगर ये डेटा ईडी के हाथ लग गया तो केजरीवाल की पार्टी के सारे काले धन की पोल खुल जाएगी और यही वजह है कि केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड ईडी को नहीं देना चाह रहे हैं। इसको हासिल करने के लिए अब ईडी ने एप्पल कंपनी से संपर्क किया। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक कराने के लिए एप्पल से संपर्क किया गया है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात पुलिस ने उनके घर से 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए थे। ईडी ने 28 मार्च को रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि ईडी केजरीवाल की पत्नी से फोन का एक्सेस मिल गया है और इसका डेटा भी निकाल लिया गया है, लेकिन केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने ईडी की टीम का अपने सामने देखते ही देखते सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और अभी तक ईडी अधिकारियों को पासवर्ड नहीं बताया। केजरीवाल से बार बार उनका पासवर्ड मांगा गया, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल का कहना है कि उनके फोन का एक्सेस लेने से ईडी को उनकी चुनावी रणनीति और चुनाव पूर्व हुए गठबंधन से संबंधित डेटा हासिल हो जाएगा। अखबार ने यह भी बताया कि ईडी ने आधिकारिक रूप से फोन निर्माता कंपनी एप्पल से भी संपर्क किया है। हालांकि एप्पल का कहना है कि कुछ भी डेटा निकालने के लिए पहले पासवर्ड जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया कि ये फोन उनके पास करीब 1 साल से है और 2020-21 में शराब नीति निर्माण के दौरान जिस डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा था वो अब उनके पास नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि केजरीवाल से हर दिन करीब 5 घंटे पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में राघव चड्ढा जिस केजरीवाल को अपना गुरु मानते थे, उनके वही गुरुजी शराब घोटाला के गुरु हंटाल बन गए और सलाखों के पीछे पहुंच गए। जिस पार्टी की बदौलत राघव चड्ढा विधायक बने, सांसद बने और पंजाब जैसे राज्य के प्रभारी बने, वो इस दुर्दिन में पार्टी को छोड़ इंग्लैंड जा बैठे हैं। इंग्लैंड में होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे यहाँ से अपना वीडियो या पोस्ट केजरीवाल के समर्थन में डालते, लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसा करना भी पसंद नहीं किया, जबकि वे वहां बैठकर भाषण दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मुश्किल में फंसी अपनी पार्टी या फिर केजरीवाल के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कह रहे। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर तो खलबली है ही, लेकिन अब इंडी गठबंधन के सहयोगी दल भी राघव चड्ढा के गायब होने को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि राघव चड्ढा कहाँ हैं और जहां भी हैं चुप क्यों हैं। शरद पवार कैंप के नेता जितेंद्र आव्हाड ने राघव चड्ढा की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछा कि राघव चड्ढा कहां हैं। पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी नेता राघव चड्ढा पर सवाल उठाने से पहले आतिशी जैसे अन्य नेताओं की सक्रिय उपस्थिति का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि चड्ढा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे अपनी पार्टी के लिए अत्यंत ही मूल्यवान नेता हैं। आज जब पार्टी संकट में है तो चड्ढा कहां हैं। आव्हाड ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता दिख रहे हैं, आतिशी और बहुत सक्रिय अन्य नेता भी हैं। राघव चड्ढा पार्टी का चेहरा है और बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वे हैं कहां। उन्होंने कहा कि वे दिन गए जब दूर रहकर आप लोगों से नहीं जुड़ सकते थे। ये बहुत अजीब है। वह इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वे लंदन में हैं। एक वीडियो बना सकते हैं, पार्टी को अपना संदेश भेज सकते हैं। हम उनके पूरी तरह से गायब होने के पर सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने निदेशालय ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाला का सरगना कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोपों का खंडन किया और आरोप लगाया कि जांच एजेंसी भाजपा के इशारे पर आपको कुचलने की कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा विक्ट्रोट्रॉमी के लिए लंदन में है। वे रेटिना डिटैचमेंट को रोकने के लिए एक प्रकार की आंख की सर्जरी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस को मुख्यमंत्री दिल्ली में एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने ही एमसीडी के मेयर का चुनाव होना है। इसमें आसार आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने के हैं। अगर आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव हार गई तो वह आसानी से ये कह देगी कि ये ऑपरेशन लोटस है, लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी ने नगर निगम पर कब्जा किया है, नगर निगम का सारा कामकाज ठप पड़ा है। मेयर शैली ओबेरॉय ने किसी कमेटी का गठन नहीं होने दिया और इस वजह से पार्टी के सारे पार्षद नाराज बैठे हैं। नगर निगम की आम आदमी पार्टी ने सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर और सदन का नेता ही चुना और इसके अलावा न कोई कमेटी बनी और न ही कोई काम हुआ। मतलब कि आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरे साल मजे करते रहे, बाकी धूल फांकते रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है। एमसीडी में वैसे तो दोनों पार्टियों का कोई गठबंधन नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए दोनों एक हुए हैं। गठबंधन के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस एमसीडी में आम आदमी पार्टी का साथ देगी। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद स्थिति बदल गई है। आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि दोनों इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने आगे बढ़ते हुए एमसीडी के बारे में एक समझ विकसित कर ली है। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों के लिए था, लेकिन अब सभी मामलों में दिल्ली में अपने सहयोगी के साथ मजबूती से खड़ा है। एमसीडी के सूत्रों ने कहा कि पिछले सप्ताह आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्षदों के पार्टी छोड़ने की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही हम पार्षदों के पाला बदलने की संभावना के बारे में सुन रहे हैं। इनमें निगम प्रशासन और नगर निगम के काम में अभाव भी एक बड़ा कारण है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में एक साल में कई महत्वपूर्ण समितियां भी नहीं बनाई जा सकी। एमसीडी सूत्रों ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से केवल 3 लोगों को एमसीडी में पद मिले हैं। इनमें मेयर शैली ओबेरॉय, डिप्टी मेयर एली इकबाल, सदन के नेता मुकेश गोयल शामिल हैं। सूत्रों ने आरोप लगाया कि पार्टी के संयोजक की तरह ही इसके पार्षदों को भी खतरा महसूस हो रहा है। साथ ही एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक को शराब नीति मामले के सिलसिले में ईडी ने तलब भी किया। भाजपा सूत्रों ने यह भी दावा किया कि गैर भाजपा पार्षदों और अन्य दलों के नेता अपनी स्थिति से हताशा के कारण भाजपा के संपर्क में हैं और मेयर चुनाव के लिए इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चल रहा है। उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा था कि जब भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं या उसके नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने लगते हैं तो वे ऑपरेशन लोटस की मनमोहक कहानियां गढ़ना शुरू कर देती है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन बीजेपी के खेमे में अभी से जीत के नगाड़े बजने लगे। वजह यह कि बिना एक भी वोट डाले बीजेपी के 8 उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिए गए। ऐसा इसलिए कि नामांकन खत्म होने के बाद बीजेपी के खिलाफ मैदान में कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं बचा। विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने इन 8 सीटों पर अपने नामांकन वापस ले लिए और बीजेपी का खाता जीत के साथ खुल गया। बीजेपी की यह जीत 2024 के चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा करता है और विपक्षी दलों के लिए ये सब एक बुरे सपने की तरह है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, लेकिन राज्य के सीएम पेमा खांडू सहित 8 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। पेमा खांडू लगातार 5वीं बार सीएम बनने की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले साल 2011 में उन्होंने मुक्तो सीट से निर्विरोध उपचुनाव जीता था, जब उनके पिता और पूर्व सीएम दोरजी खांडू की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू मुक्तो विधानसभा सीट से, एरहेज अप्पा जीरो सीट से, रोइंग सीट से, मुच्चू मिट्ठी सगाली सीट से, एर रतु तेची ईटानगर सीट से, तेची कासो ताली सीट से, जिक्के ताको तलिहा सीट से न्यातो डुकोम निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके। वहीं हयुलियांग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दासंगलू पुल ने भी जीत दर्ज की, क्योंकि इन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। दासंगलू पुल को अंजौ जिले की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 60 सदस्यीय विधानसभा और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट के लिए 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 19 अप्रैल को ही होंगे, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 27 मार्च को समाप्त हो गई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 2 जून को होगी, जबकि
लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि देश का मिजाज दिखाने में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से राज्य में जबरदस्त विकास हुआ है और लोगों से इतना समर्थन और आशीर्वाद मिला है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट में चुन चुनकर ऐसे लोगों को शामिल किया है जो हेरा फेरी करने में उस्ताद हों। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद सीएम साहब यानी अरविंद केजरीवाल अंदर जा चुके हैं, लेकिन शराब घोटाले की गुत्थी इतने से नहीं सुलझती दिख रही। इसलिए ईडी ने केजरीवाल के खास कैलाश गहलोत को हाजिर होने के लिए समन भेजा है। बड़ी बात यह कि ईडी ने गहलोत को सुबह ही समन भेजा और तुरंत हाजिर होने को कहा। कैलाश गहलोत को समन भेजे जाने से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी का कहना है कि दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैलाश गहलोत का भी हाथ है। गहलोत दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री हैं। उनके ऊपर बस खरीद घोटाले का भी आरोप है। ईडी ने कैलाश गहलोत को समन जारी करते हुए पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ईडी का समन मिलने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि केजरीवाल की गलती नहीं, तुरंत ईडी के दफ्तर पहुंच गए। नजफगढ़ से विधायक गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था। आबकारी नीति की पॉलिसी बनाने वाली विशेषज्ञ समिति में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे। जांच एजेंसी इसी केस में मनीष सिसोदिया सहित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही एक अन्य मामले में सत्येंद्र जैन को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गहलोत के मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल फिलहाल 2 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसके बाद इसे बढ़ा दिया गया था। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप कुमार पांडे ने ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ईडी का समन न आता तो ज्यादा हैरानी होती। उन्होंने कहा कि आप पूरा देश तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहा है। हमने पूरे देश से भाजपा की गुंडागर्दी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी भी गिरफ्तारी जांच का कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना होता तो भाजपा की भी जांच हो जाती। ये पूरी जांच दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनाव से रोकने की जांच है। आज कैलाश गहलोत को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे। हो सकता है परसों सौरभ भारद्वाज को ईडी का समन जारी कर बुलाया जाए। इसके बाद एक एक कर हमारे विधायकों को बुलाया जाएगा। ये चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने देख लिया है कि हर षड्यंत्र के बाद भी हमें चुनाव नहीं हरा सके। इसलिए जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सरकार को अस्थिर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र में अंतिम प्रहार है। कांग्रेस ने अपने फंडे में इतने गोलमाल किए हैं कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। सही मायने में कांग्रेस दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन बड़ी बात ये कि दिवालिया हो जाने भर से आयकर विभाग की वसूली पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि आयकर विभाग पार्टी से उसकी लगभग 1430 करोड़ रुपए कुल संपत्ति की तुलना में लगभग दोगुना करीब 2500 करोड़ धनराशि बतौर टैक्स बकाये के तौर पर भुगतान करने को कह सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस को आयकर मामले में विभिन्न न्यायिक निकायों से किसी भी प्रकार का स्टे नहीं मिल पाया है। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने अदालतों में विस्तृत और पुष्ट सबूत पेश किए। सबूत में कहा गया है कि पार्टी को 2013 और 2019 के बीच 626 करोड़ रुपए कैश प्राप्त हुआ। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से आईटी की कुल मांग 2500 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच सकती है। सूत्रों ने कहा कि यह अप्रैल 2019 में आयकर छापों का परिणाम है, जिसमें कांग्रेस द्वारा मेघा इंजीनियरिंग और एक कंपनी से नकद प्राप्तियां दिखाई गईं, जो कमलनाथ के सहयोगियों की करीबी बताई जाती हैं। सूत्रों ने बताया कि कई वर्षों 2013 से 14 और अप्रैल 2019 में कांग्रेस को कैश में 626 करोड़ रुपए मिले। सूत्रों ने कहा, जबकि मेघा इंजीनियरिंग से नकद प्राप्तियां दी गए ठेकों के लिए थीं। कमलनाथ के सहयोगियों से प्राप्त नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से थी, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों आदि सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली की शामिल थी। इन नकद रसीदों की पुष्टि कई तरीकों से की गई है, जैसे तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज, व्हाट्सएप संदेश और दर्ज किए गए बयान। साक्ष्य में कमलनाथ के आधिकारिक आवास से कांग्रेस कार्यालय तक 20 करोड़ रुपए के विशिष्ट भुगतान का उल्लेख है। ये वही मामला है जिसकी चर्चा कर पीएम मोदी के 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ और राहुल गांधी पर तंज किया था। जाहिर है कि अब ये मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आया है तो कमलनाथ और राहुल गांधी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 31 मार्च से पहले शेष मांग नोटिस की
तामील के बाद कांग्रेस से वसूली की जाने वाली कुल राशि 2500 करोड़ रुपए के पार कर सकती है। ये कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि पार्टी की कुल संपत्ति लगभग 1430 करोड़ रुपए है। बकाये टैक्स की देनदारी 2500 करोड़ रुपए है। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपने नवीनतम आईटी रिटर्न में कांग्रेस ने कहा था कि उसके पास लगभग 657 करोड़ रुपए का कोष, 340 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और 388 करोड़ रुपए की नकदी और नकद समकक्ष है। कुल मिलाकर लगभग 1430 करोड़ रुपए, मतलब कि कांग्रेस दिवालिया होने के बाद भी 2500 करोड़ रुपए की इतनी रकम नहीं चुका पाएगी, क्योंकि ये रकम उसकी नेटवर्थ से कहीं ज्यादा है। आईटी विभाग वसूली पर रोक लगाने की मांग गई राशि का 20% भुगतान करने का विकल्प देता है। कांग्रेस पार्टी को 7 साल के रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्हें इन 7 वर्षों के लिए भारी मांग नोटिस की आशंका थी। आईटी विभाग के कदमों को रोकने के लिए कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी।